जी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, आपकी पार्टी ने भी गठबंधन किया था सपा पार्टी से और एक भव्य समारोह होने वाला है और ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि सपा समारोह होने वाला है। सर, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या आप लोगों का जब बुलावा आएगा तो क्या आप लोग भी नहीं जाने वाले, जैसा अखिलेश यादव ने कहा है? जो सरकार ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली करके जनता की वोटों को लूट कर जनता के साथ विश्वासघात करके उसकी पीठ में छुरा भोंक कर बन रही है, उस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह उसे कौन उसे देखना चाहेगा? कौन उसे पसंद करना चाहेगा? जाने आने की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर लो भैया, जो करना है उससे कोई किसी का मैं समझता हूं लेना देना नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस तरह की अभी सारी चीजें की जा रही हैं, ये इस प्रदेश की जनता ही नहीं, केवल प्रदेश की नहीं, इस देश की जनता के जले हुए पर, कटे हुए पर नमक छिड़कने जैसा है, उनके घावों को नमक मलने जैसा है। यह स्थिति है कि आपने प्रजातंत्र की हत्या की और आप अब ये नौटंकी कर रहे हैं प्रजातंत्र की। जिस संविधान को आपने पैरों तले रूंध दिया, जिस संविधान की आपने हत्या कर दी, जिस प्रजातंत्र को आपने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसी संविधान के तहत आप प्रजातंत्र की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण दिवस, मैं कहूं कि काला दिन और क्या हो सकता है इस प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास में? सर, राजनीतिक अपनी जगह है। जब कोई इनविटेशन दे रहा है तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट ऐसे इनकार करना सही होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल इनकार करना सही होता है। अगर वो वाकई में प्रजातांत्रिक तरीके से जीत कर आते, वाकई में लोगों ने अगर उनको बहुमत दिया होता, लोगों ने उनको वोट दिया होता, निश्चित रूप से उसमें जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी अगर वो ऐसा होता। लेकिन वो वहां नहीं है। कितनी तरह की बेईमानी पे वो खड़ा है, आप इसका अंदाजा लगाइए। देखिए, नंबर एक बेईमानी का सबसे पहला जो उन्होंने कारनामा किया, जो लोग हैं, मतदाता हैं, उनकी वोटें काटी, अपराध किया। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक दंडनीय अपराध है और इलेक्शन कमीशन को आगे इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हम बताएंगे, जब लड़ाई चलेगी हम बताएंगे इसको, सारी चीजों को। तो एक तो ये अपराध किया, लोगों की वोटें काटी। दूसरा अपराध उन्होंने ये किया कि लोगों को कई जगह वोट डालने जाने नहीं दिया, पहले ही उनको पैसे देकर जो उनकी उंगलियों पर निशान लगा दिए गए और वोट डालने से उन्हें रोका। कई जगह जबरदस्ती वोट डाली गई और उसके बाद जो पोलिंग हुआ है वो पोलिंग ईवीएम के माध्यम से लूटा गया, सरकार बनाई गई। मतलब इलेक्शन कमीशन ने कितनी बड़ी बेईमानी की है कि दो जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी गई। एक मैनिपुलेटेड, जिसमें पहले से ही वोट डाल रखी थी, जिसको स्ट्रांग रूम में जमा किया गया, और एक दूसरी वो जिसमें एक्चुअल में वोट पड़ी हैं। इस आधार पर वो जिताकर लेके आए, सरकार बनाई है। और इसके अलावा उन्होंने जो बेईमानी की है वो बेईमानी की है कि जहां पर कम वोटों का अंतर है, बल्कि कई जगह तो 15-15, 20-20 हजार वोटों तक का अंतर रहा, उनको जबरदस्ती हरा दिया गया। जैसे आप पूजा शुक्ला का बनारस का आप उदाहरण देख सकते हैं कि 18-19 हजार से वो आगे चल रही थी और उसके बाद 4 बजे कहा कि भी हम इस समय थोड़ी रोकेंगे, ब्रेक करेंगे, उसके बाद में उन्हें हरा दिया गया। तो इस तरह से कई जगह जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो कैंडिडेट जीत रहे थे, उनको प्रशासनिक गुंडागर्दी के दम पर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की मदद से उनको हराया गया। इस तरह से ये सरकार बनी है। क्या ये प्रजातांत्रिक सरकार है? क्या ये लोकतांत्रिक सरकार है? क्या संविधान का सम्मान करके, क्या इस देश के प्रजातंत्र का, लोकमत का सम्मान करके बनी है सरकार? लेकिन भानु प्रताप जी, आप ही के सवालों से मैं एक सवाल ले लेता हूं। अभी हाल ही में जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। फिर सर आप एक अलग बात बोल रहे हैं, वो एक अलग बात बोल रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ। जब ऐतिहासिक जीत हुआ, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है, इसको आप समझिए आप तो फिर कि ये बिल्कुल, ये नहीं, बिल्कुल हम बताते हैं कि ये बिल्कुल जो चुनाव के परिणाम इस समय दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर भी अगर आप देख लें, ये ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि बैलेट पेपर में जहां ये वोटें पड़ी हैं, जितनी इस संख्या में बैलेट पेपर में, उसमें 51% वोट समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिला है, इसलिए ऐतिहासिक है। और 304 सीटों पर समाजवादी पार्टी उन बैलेट पेपर में जीत रही है, यह ऐतिहासिक है। और हम पहले से कह के चल रहे कि 3/4 बहुमत से सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, 300 से ज्यादा सीट आएंगी और वो बैलेट पेपर से नतीजा सामने है। ईवीएम की ये गड़बड़ी ना हो, आज चुनाव करा लो आप बैलेट पेपर से। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में 51% नहीं, 60% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिलेगा। ये स्थिति है जो सारी चीजें। तो
क्यों नहीं ऐतिहासिक? बिल्कुल ऐतिहासिक है। और यह भी ऐतिहासिक है कि इसी देश में किस तरह से शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा बेईमानी करके एक सरकार को जो बुरी तरह से हार रही थी, जिसकी 50 सीटें भी नहीं आ रही थी, उसको सत्ता में बिठा दिया गया है, उसकी सरकार बना दी गई। ऐतिहासिक तो है। तो सर जब कुछ इतना सब कुछ हो गया है, अब तो शपथ लेने वाले हैं, तो सर अब ये सब कहना सही होगा? नहीं, बिल्कुल सही है। ये कहना एकदम सही है। और ये केवल कह नहीं रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि ये भी ऐतिहासिक ही होगा कि ये सरकार उखाड़ के फेंकी जाएगी। इस सरकार को कानूनी रूप से बर्खास्त किया जाएगा। इस प्रदेश में और देश भर में इतना जबरदस्त आंदोलन अब शुरू हो चुका है, जिसका नाम है ईवीएम के विरोध में आंदोलन। देश की आजादी का जो आंदोलन है, देश की आजादी का, दूसरी आजादी का आंदोलन ये बन चुका है। और अब आप देखेंगे आने वाले समय में ये सब कुछ होगा, ये भी ऐतिहासिक ही होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त जो है उठ रहा है कि लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार किया गया, उससे भी लोगों की चर्चाएं बनी हुई है कि क्या वास्तव में सन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। क्योंकि 3 कैटेगरी बनाई गई है योगी के मंत्रिमंडल को लेकर के। बताया जा रहा है कि काफी पढ़े लिखे लोगों को जो है इसमें रखा गया है और 3 कैटेगरी इसमें लेकर के बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि एक साफ जो छवि है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरना चाहती है और कहीं ना कहीं जो है जाति समीकरण को भी जोड़ने के प्रयास कर रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 24 की तैयारी अभी सुन लेंगे? सर सबसे पहले मेरा सवाल कि आप ईवीएम को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव जी ऐतिहासिक जीत बता करके मात्र शांत बैठे हुए हैं। और मेरा सवाल सर ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अगला पड़ाव भी पार करने की तैयारी शुरू कर दी है। सर अखिलेश जी शांत नहीं बैठे हैं, इस बात को आप नोट कीजिए। बिल्कुल शांत नहीं बैठे हैं, वो सारी चीजों को देख रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है अखिलेश जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेंगे और वो लगातार इन सारी चीजों को देखते हुए कि भविष्य की नीति क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, उसका आकलन और उस पर विचार मंथन जरूर कर रहे होंगे। दूसरी आपकी बात है कि मोड में, वो तो 24 घंटे मोड में रहते हैं चुनाव के, और उन पर काम ही क्या है भाई? धार्मिक जो है गंदगी फैलाना, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों के बीच में घिरना और नफरत फैलाना, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम करना, और केवल चुनाव के लिए जीना, चुनाव के लिए मीटिंग करना, हर जगह यही तो काम है प्रधानमंत्री का। और क्या काम है? तो बीजेपी तो यही है। तो वो रहे मूड में, उसका अपना है 2024 का। लेकिन 2024 का चुनाव भी, अभी मैं आपके इससे उस पर कह रहा हूं, याद रखना आप मेरी इस बात को दिखाना, 2024 का चुनाव भी ऐतिहासिक ही होगा। और वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में होगा कि बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी इस देश की जनता, छोड़ेगी नहीं। इस बार जो देख रहे हैं, जो भुगत रही है, वो अब खड़ी होने लगी और आने वाले समय में आप देखना परिणाम क्या होगा। तो सर आपको ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सर दूसरी बार जो जीत हुई है और जिस तरीके से शपथ समारोह को देखते हुए जो है एक ऐतिहासिक पूरा तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पक्ष विपक्ष के नेता भी उसके अंदर शामिल होने वाले हैं, तो क्या नहीं लगता है कि जिस तरीके से जो 3 कैटेगरी बनाई गई है वो एक बड़ा एक फायदेमंद हो सकता है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए? अरे बीजेपी कितनी कैटेगरी बना लो, मेरे यहां समझे नहीं लोग आगे अब तक। मैं तो जहां तक अब तक देख रहा हूं लोग अभी समझे नहीं, बीजेपी को नहीं समझे यार। कितनी कैटेगरी बनाते हैं, 2 ही आदमी की तो चलती है, यह तो मोदी जी की चलती है, अमित शाह जी की चलती है, और रही उत्तर प्रदेश में वहां योगी जी की चलती है। अब उसे 2 बना लो, 3 बना लो, 6 बना लो, कुछ बना लो, बनाने से कुछ नहीं होता। झंडा चाहे किसी के हाथ में दे दो भैया, जिसको भी जो कुछ करना है वो एक ही व्यक्ति है, उसी का आदेश चलना है, उसी पर सब कुछ होना। ये केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। और जो अभी आपने कहा कि जिस तरह से योगी जी की सरकार, हाँ बिल्कुल हमारे ध्यान सब इसी पे है सबसे ज्यादा, कि जिस तरह से सरकार बनाई गई है, भविष्य में ऐसी सरकार बनने नहीं देंगे इस तरह से। और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो वो उसने किया है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, देश के प्रजातंत्र को उसने खत्म किया है, यह अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा। सर एक सवाल है आज के वक्त सर जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ से बीजेपी के विधायक है दिनेश रावत जी, उन्होंने ये कह दिया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है वो हमारे पास किसी प्रकार की मदद लेने ना आए। नहीं जी, मेरे को जाने की जरूरत है क्या? तुम्हारे पास जावेगा कौन? तुम्हारे पास है क्या? भिखारी हो तुम ऐसे ही पहले से ही, है क्या तुम्हारे पास में? तुम पे लेने जावेगा? अबे तुम देखते नहीं, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बता दिया प्रदेश जो भिखारी हो गया। तुम्हारे पास है क्या? तो कौन लेने जाएगा तुमसे कुछ भी? बड़े देने वाले हुए, जैसे तुम्हारी जेब में धरा तुम दे दोगे निकाल के, बड़े मतलब वो हो धन्ना सेठ हो तुम। अरे देश को प्रदेश को लूट लूट के खा गए। प्रचार में जो है केवल चुनाव प्रचार में हजारों करोड़ रुपए खर्चिए, देश में प्रदेश में बचाया कुछ भी?
सर एक वादा किया गया था कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि अमित शाह ने कहा था कि 10 तारीख को आप बीजेपी को जितवा दीजिए, बाकी सिलेंडर आपको मिल जाएगा, मतलब 17-18 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो सर कुछ मिला नहीं, होली भी चला गया, ये भी चला गया। वो वादे पे मुझे एक गाना याद आ रहा, वो राजेश खन्ना साहब की पिक्चर थी, बहुत पुरानी पिक्चर, देखो उसे, बड़ी मजेदार। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा। बीजेपी के वादे, बीजेपी के नेताओं के वादे, यार अभी तक आप समझे नहीं, वो झूठ बोलने में और यूटर्न मारने में, गुलाटी मारने में नंबर 1 है। वो कुछ नहीं देंगे आपको, केवल मूर्ख बनाएंगे, बनाते रहे हैं। और अगर अभी आप नहीं समझे तो वो और मूर्ख बनाएंगे, समझ जाओ नहीं, ये कुछ देने वाले नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल जी, वो तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तो है सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, जबकि 22 घंटे काम करते हैं। अगर उन्हें और भी आगे मौका मिलेगा तो कैसे तब्दील करना है समय को वो बता देंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री 2 घंटे नहीं सोते, ये नेताजी जो बता रहे हैं ये 2 घंटे सो गए। प्रधानमंत्री तो 24 घंटे क्या 26 घंटे जागते हैं, और कहां में क्या है उनके पास में। ये जो चीजें कही जा रही हैं, इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री काम करते हैं या प्रधानमंत्री के अलावा और भी कोई काम करता है, वो काम दिखता है, उसको बताने की, दिखाने की जरूरत नहीं। केवल वही व्यक्ति ये सारी चीजें बताता है, उनकी चर्चा करता है जो कुछ नहीं करता है। जो करता है उसे बताने की जरूरत नहीं, दुनिया की आंखों के सामने होता है यार। वो ऐसा थोड़ी है कुछ छुपा रह जाएगा, कोई कमरे में बंद होकर कर रहे हैं आप। ये देश है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी कुछ है सबकी आंखों के सामने होगा, और सबको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, केवल चुनाव और चुनाव के लिए काम हो रहा, और कुछ ही नहीं। 2 घंटा सोना, 22 घंटे काम करना जनता के लिए। मैं तो कह रहा हूं 26 घंटे काम करते हैं, मेरी बात सुनी नहीं आपने। प्रधानमंत्री 26 घंटे काम करते हैं, वो 2 घंटे सोते नहीं है, 26 घंटे, 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करते हैं 24 घंटे में। ये स्थिति है। अच्छा सर, आप इतना बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट तो ये कह रही है कि सबसे सभी नेताओं में जो है सबसे बड़े लोकप्रियता, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी, मतलब दुनिया में सबसे बड़े लोकप्रियता के नाम पे जो है ये, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 77% से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कौन बता रहा? मीडिया रिपोर्ट में सब रिपोर्ट। अगर मैं आपकी बात को कहता हूं, अगर दुनिया मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है 77% लोग पसंद करते हैं, तो सीधी चुनौती दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं चुनौती, प्रधानमंत्री इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराएं, और प्रधानमंत्री 20% भी वोट अगर लेके, मतलब हासिल कर जाएं, जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ देंगे हम। क्या है स्थिति? प्रधानमंत्री को आज की तारीख में 5% लोग पसंद नहीं करते। अपने आप चाहे 77 कर लो, 71 कर लो, 85 कर लो, 65 कर लो, अपने हाथ में है ना जो भी कुछ कहे। कोई दूसरा तो कहने नहीं आ। कौन सी एजेंसी कहने आ रही? कौन सी इस देश की, दुनिया की ऑथेंटिक एजेंसी कह रही है? और जिस मीडिया की बात कर, वो गुलाम और दलाल मीडिया, जितने अपना ईमान बेच खाया, जो देश के साथ में गद्दारी कर रहा, उस मीडिया की बात कर रहे हो यार। हाँ, आप जैसे लोग, आपने एक बार चलाया था, खुद आपने ओपिनियन पोल लिया था, आपके उस ओपिनियन पोल पर प्रधानमंत्री की जो वो थी लोकप्रियता, उसके विषय में 80% से ज्यादा लोगों ने उनको नकारा था। 80% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ थे, और एक नहीं कितनी मीडियाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। और एक समय तो ऐसा आया था 8%, और अब तो वो 8% भी नहीं। मैं दावे के साथ करूं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है ही नहीं कहीं कुछ भी। ये तो सिर्फ मीडिया की वजह से, जो मन में आया आप कह दो, लोगों को मूर्ख बना लो, पर लोग समझ गए अब सारी चीज। लेकिन सर, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा सबके सामने रखा गया, और इसीलिए जो है 4 राज्यों में जीत हासिल की है। वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए 4 राज्यों में जीत इस वजह से हासिल नहीं की। 4 राज्यों में जीत हासिल की है उन्होंने इस चुनाव, बेईमान चुनाव आयोग के माध्यम से ईवीएम में लूट करके की है, और जो प्रशासनिक गुंडागर्दी के दम पे की है। तो सर, आप शपथ समारोह में नहीं जाने वाले? कहां है कि शपथ समारोह, कहां है? इस देश के लिए इससे बड़ा काला दिन और क्या होगा? मैं समझता हूं लोगों को इस पर सोचना चाहिए, जाने की जरूरत ही नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कदम उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं जाएंगे। ऐसा ही स्ट्रांग स्टेप उठना चाहिए, ऐसा ही बोल्ड स्टेप उठना चाहिए, और सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि तुम जो बेईमानी करके आज सत्ता में बैठो, हम किसी हालत में उसे हम ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही उसे बर्दाश्त करेंगे। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।